हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक क्विक रिव्यू देने वाला हूँ NS 400 का, और थोड़े से आपको फीचर्स भी बताऊंगा इसके, क्योंकि जब से मैंने बाइक न्यू ली है मैंने सिर्फ एक ही वीडियो डाली है NS की। तो ये सेकंड वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं और 2025 में क्या क्या अपग्रेड हुआ इसमें, और कुछ चीज़ें ऐसी इसमें अपडेट हुई हैं जो शायद बाकी यूट्यूबर्स ने नहीं बताई होगी। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इस रेंज में आपको और भी कई बाइक्स मिल जाएंगी, जैसे अपाचे RTR 310, RR 310, और उसमें KTM की आ जाती है 390, RC 390, और यामा में अगर देखें तो R3 आती है। तो 400cc कैटेगरी में वो बाइक्स आती हैं। 400 to 500cc अगर हम देखें तो NS लेने का मेरा रीज़न इसलिए था क्योंकि ये न्यू बाइक सेकंड हैंड के प्राइस पर पड़ रही थी। अगर मेरा प्लान पहले था सेकंड हैंड RC लेने का, मैंने देख भी ली थी, कंफर्म भी कर दिया था, पर फिर मुझे वही शक आया क्योंकि जो मेरी ओल्ड थी ना TVS, जो TVS के नाम से मैं आपको उसका भी बता देता हूँ एक रीज़न है मैंने TVS क्यों नहीं ली। क्योंकि जो मेरी ओल्ड RTR थी ना उसमें इंजन प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी। जैसे एक बार इंजन सही कराओ 4-5 महीने सही चलती है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है कोई ना कोई। तो जो उनके मेन टेक्नीशियन है ना गाइज, जो ऊपर के लेवल पर बैठते हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि आप ना अपाचे को तेज़ नहीं चला सकते, मतलब TVS की कोई भी चीज़ जो है अब उसको तेज़ चला ही नहीं सकते। तो वैसे वो एड्स वगैरह में बोलते हैं, जब अपनी बाइक लॉन्च करते हैं उनका जो कैंपेन्स होता है उसमें बोलते हैं कि रेसिंग डियर अनलीस्ड, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला 36 तरह की चीज़ें बोलते हैं वो। पर इन रियलिटी अगर आप उनकी बाइक्स देखो तो डुगाटी V4 जैसे इंजन की साउंड करती है वो। आपको मैं एक साइड अपाचे के इंजन की साउंड सुनाता हूँ और एक साइड सुनाता हूँ डुगाटी V4 इंजन की साउंड। सो डुगाटी में ऐसी आवाज़ होने का रीज़न है कि इंजन इस हिसाब से डेवलप हुआ है कि उसकी ऐसी आवाज़ ही आएगी। तो एक रीज़न तो गए सबसे बड़ा ये था कि मुझे इंजन प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी अब बाइक में, इस वजह से मैं न्यू बाइक की ओर गया। सो अगर मैं सेकंड हैंड RC लेता या ड्यूक 390 लेता तो उनकी भी इंजन की गारंटी कुछ नहीं थी, क्या पता थोड़ी देर चलाने के बाद ख़राब हो जाए, फिर RTR जैसा ना हाल है उसका। क्योंकि यार गाइज, मैं बाइक लेता हूँ चलाने के लिए, अब हमने राइड पर जाना होता है, हम पहले ये देखेंगे कि बाइक का शॉकर लीक कर रहा है। एक तो जब उसे सुबह सुबह स्टार्ट करो ना, जब ठंड का वेदर होता है उसका पेट्रोल लीक करने लगता है। आपको मैं एक वीडियो भी दिखा दूंगा। सो अगर बंदे ने सुबह कहीं जाना है तो सबसे पहले अपना 100-150 रुपये का पेट्रोल वेस्ट करे, बाइक को गर्म करे, क्योंकि ना उसकी एक कोई ना कोई पाइप थी जो आई थिंक क्रैक हो गई थी, या उन्होंने इंजन इतनी बारी खोला है या उस वजह से वो ढीली वगैरह हो गई होगी, जिस वजह से ना पेट्रोल लीक हो रहा था। सो जब बाइक गर्म होती थी तो वो पाइप जो है अपनी शेप में आ जाती थी, क्योंकि रबड़ जो है वो गर्म होकर एक्सपैंड हो जाती है, इस वजह से वो पेट्रोल लीकिंग बंद हो जाती थी बाद में जब बाइक गर्म होती थी। बाइक के जो स्पार्क प्लग में पानी चला जाता है, पता नहीं क्यों, कितनी बार उनको मैंने कहा है, पर वो सही नहीं करके दे रहे, उसके ऊपर ही टेप लपेट कर दे देते हैं कि लो जी हो गया सोल्यूशन, अब ये लीक नहीं करेगा। सो वो चेंज भी कैसे करेंगे क्योंकि उनके पास पार्ट्स ही नहीं अवेलेबल होते, छोटी छोटी चीज़ भी नहीं अवेलेबल होती। इनफैक्ट मैं डिस्क पैड लेने गया था, वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं थे। तो मुझे मजबूरन कहीं राइड पर जाना था तो मैंने आफ्टर मार्केट डलवाए, पर आफ्टर मार्केट बाद में बहुत हार्ड हो गए थे, जिस वजह से उसने मेरी थोड़ी डिस्क ख़राब करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद मैं कंपनी गया तो तब भी उनके पास डिस्क पैड नहीं थे। तो आपको पता है कि मैं सर्विस कराने लुधियाने जाता हूँ, तो लुधियाना तो मैंने जाना ही था, तो वहाँ से मुझे डिस्क पैड मिले, सो फिर मैंने चेंज कराए। सो इस वजह से गाइज TVS नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ही प्रॉब्लम है गाइज, बहुत ही प्रॉब्लम। अगर कोई लेने का सोच रहा है TVS की बाइक तो मेरी तरफ से तो बिग नो है। अभी हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इस तो TVS का तो रीज़न मैंने बता दिया, और RTR 310 की आपको पता है इससे परफॉर्मेंस भी कम है, वो उसका 6th गियर में 162 पर लिमिटर आ जाता है। न्यू बाइक्स जो आई हैं RR 310 और RTR 310, सो ये तो गाइज 5th गियर में 168 चले जाती है। सो अभी तक तो इसकी टॉप स्पीड चेक नहीं करी मैंने, फर्स्ट सर्विस की बात करेंगे। अभी तो बाइक बहुत ही कम चली हुई है पूरे 300 किलोमीटर अभी कंप्लीट सी हुए हैं जस्ट। सो गाइज ये तो रीज़न हो गया कि मैंने NS क्यों ली, और RC को भी मैंने आपको बताया सेकंड हैंड मैं ले ही नहीं सकता था, क्योंकि न्यू का मेरा बजट नहीं था गाइस, मैं सेकंड हैंड ही लेना चाहता था, पर सेकंड हैंड आपको पता है फिर इंजन की प्रॉब्लम, इस वजह से मैंने RC वगैरह भी ली, और उसी वजह से मैंने अप्रीलिया या फिर R3 कंसीडर नहीं करी। और इसमें अपडेट्स की बात करें तो गाइस सबसे पहले आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाते हैं, इसमें ओल्ड में भी आते थे। न्यू अपडेट्स की हम बात करें तो इसमें फ्रंट में पोलो अल्फा H1 का टायर है, रेडियल टायर है, और इसमें डिस्क पैड भी चेंज किए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो गोल्डन कलर के सिंथेटिक टाइप डिस्क पैड है। इसमें थोड़ा सा मेटल ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस वजह से इनकी जो ब्रेकिंग है, जो मेटल के साथ मेटल कॉन्टैक्ट होता है तो काफ़ी बढ़िया होता है। और
फ्रंट टायर भी न्यू है गाइस और रियर टायर भी न्यू है। सो काफ़ी बंदे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ रहे थे कि आपने रियर टायर चेंज कराया है, तो मैंने गाइस चेंज कुछ नहीं कराया, इसका स्टॉक टायर है ये। बाकी गाइस आपको मैं इसका नंबर पढ़ा देता हूँ टायर का। सो गाइस ये लिखा है 150/60 R17। सो ये काफ़ी ना गाइस सॉफ्ट कंपाउंड टायर है। आपको मैं एग्जांपल से इसकी की से समझाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ना, अगर हम चाबी को दबाते हैं तो इसका निशान पड़ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि गाइस ये ना काफ़ी सॉफ्ट कंपाउंड टायर है। इसका एक ड्रॉबैक है कि ये घिसेगा बहुत, पर बाकी इसके सारे पॉजिटिव्स ये हैं, क्योंकि ये रेन में भी बहुत बढ़िया काम करता है। क्योंकि जिन्होंने डलवाया ना राइडर्स ने, मैंने उनसे बात करी है, तो वो बोल रहे हैं कि C8 के कंपैरिजन में ये बढ़िया काम करता है रेन में। सो अपनी RTR पर भी यही डलवाने का प्लान था, पर अभी उसमें C8 ही डला हुआ है। सो RTR का क्या हुआ गाइस वो आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। बाकी अगर हम टॉपिक पर वापस आएँ तो आगे के साथ साथ ना गाइस इसके पिछले डिस्क पैड भी चेंज है, पर रियर वाले के साथ गाइस मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ कि रियर वाला भी चेंज है कि नहीं। फर्स्ट वाला तो मैं कंफर्म हूँ, बाकी वो फर्स्ट सर्विस जब कराने आएंगे उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें कंफर्म करूँगा। तो उसके अलावा गाइस इंजन में चेंजेस हैं। 43 bhp पावर हो चुकी है अब इसकी, पहले 40 bhp आती थी। गाइस अभी मैं बाइक को ना लेकर थोड़ा आया था बाहर वाली साइड सिटी के। सो जब बाइक को थोड़ा चला लेते हैं और इसकी रिफ्यूलिंग करने वाली होगी अभी मेन टास्क है यहाँ से निकालना। सो गाइस इसका एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन में। और इसका नीचे से ना देखना पड़ता है क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है इसका। सो गाइस अगर हम नेक्स्ट बात करें ना, तो जो पहले इसमें प्रॉब्लम्स आती थी ना, जैसे कि वॉबलिंग की प्रॉब्लम काफ़ी बंदों को आती थी, तो अब वो प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है क्योंकि दोनों टायर ही अपग्रेड हो चुके हैं। फ्रंट वन इज़ अपोलो एंड रियर वन इज़ 150/60, जो कि पहले 140/70 था। पहले वाला तो सेक्शन सेम ही है, पर बात यह है कि पहले सामने नॉन रेडियल टायर था, पीछे रेडियल था, पर वो MRF का था, जो कि बढ़िया क्वालिटी है। पर अगर हम हाई एंड बाइक्स की बात करें ना, तो उसमें वो नहीं चलने वाला था। हाई एंड परफॉर्मेंस CC बाइक्स की 150+ जाती है ना, उनमें थोड़ा सा टायर बढ़िया होना चाहिए, और 150 हो तो बाइक की स्टेबिलिटी बढ़िया हो जाती है काफ़ी। पहले यहाँ से ना हम रिफ़िल कराते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। सो गाइस अगर हम मीटर की बात करें तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, तो आपने तो गाइस वो बाकी वीडियोस में देखी होंगे यूट्यूब पर, तो वो बता के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो मैं मेन फीचर बता देता हूँ, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी आता है, आप इसमें डेट लिख सकते हो। बेसिकली ना जो यहाँ पर जो चीज़ें आती है ना, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं इसमें। एक ना मीटर के ऊपर डिटेल वीडियो अलग से बन सकती है, तो वो हम अलग से बनाएंगे, तो उसकी हम बात बाद में करेंगे। वैसे इसका ना आप जो आप 2 ट्रिप रख सकते हो, दोनों की ना आप एफिशिएंसी अलग से देख सकते हो कि अगर एक ट्रिप की कितनी एफिशिएंसी है, दूसरे की कितनी है, तो आप इस हिसाब से ना अपनी ट्रिप का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो डिस्टेंस टू एम्प्टी आता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अभी मेरी बाइक जो है मतलब हाफ फ्यूल से ऊपर ही है, टैंकी मतलब हाफ से ऊपर ही है, फिर भी 220 किलोमीटर तक आ रहा है अभी। सो ये तो आपको पता ही था गाइस। तो आपको थोड़ी सी की पावर भी दिखा देते हैं, जैसे कि अभी रोड बोर्ड में बाइक लगी हुई है और मैं गियर वगैरह डाउन नहीं करूँगा, बाइक 4th गियर में चल रही है 70 की स्पीड पर। हम यहीं से थोड़ा खींचेंगे, इतना ब्लिंक जाती है 130। सो एग्जॉस्ट नोट भी इसका बहुत बढ़िया है। जैसे थोड़ा अंडर पास है, मैं सुनाता हूँ। मतलब इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है ना, और इसमें जैसे TVS की बाइक्स में होता है ना कि ना थोड़ा गर्म होने के बाद नॉकिंग टाइप साउंड आती है, वो हर एक इंजन में आती है। जितने भी अपाचे ओनर्स हैं, आप उनसे कभी पूछना, हर एक में आवाज़ आती है वो। और इसमें ना जो पावर फील होती है रोड पे, वो नेक्स्ट लेवल है। अभी 130 कर रहा हूँ मैं, 7000 RPM पर हूँ, और देखो 1 हैंड से चला रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं स्टेबिलिटी बताऊँ, क्योंकि कई बंदे यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि इसमें वॉबलिंग का इशू है, तो मेरी बाइक में तो नहीं है भाई। आप जो बाइक चला रहे हो उसको थोड़ा टेस्ट करो, क्योंकि गाइस ऐसा भी होता है न्यू बाइक्स में ना, थोड़ा मैं धीरे चलाता हूँ क्योंकि ना विंड ब्लास्ट वो है। न्यू बाइक्स में ना गाइस टायर भी न्यू होते हैं, तो उनको थोड़ा घिसने में टाइम लगता है, क्योंकि जो एकदम न्यू टायर होते हैं ना, उनके ऊपर काफ़ी लेयर्स होती हैं,
तो जैसे जैसे टायर चलता है तो 500 किलोमीटर का टाइम होता है उसमें। 500 किलोमीटर के बाद आपका टायर एकदम सही चलेगा रोड के ऊपर। तो आपको बजाज के सर्विस सेंटर का भी एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने बाइक न्यू ली थी तो इसका डिस्क पैड ना रियर वाला नॉइज़ कर रहा था, तो मैं सर्विस सेंटर से वहाँ लेकर गया, क्योंकि ना मैंने इस बाइक बिल्कुल ही 0 किलोमीटर चली हुई ली थी, तो इस वजह से बिल्कुल ही घिसा नहीं था डिस्क पैड, तो वो थोड़ा हार्ड हो गया था, इस वजह से आवाज़ कर रहा था। तो उन्होंने बाइक पैडॉक स्टैंड पर लगाई। तो एक ना बजाज वालों की ये बात सही है, वो गलती मान लेते हैं जो बाइक में है। ये मैंने देखा है, मैं और बंदों के साथ भी किया हूँ। तो बजाज वालों का था गाइस एक्सपीरियंस बढ़िया है, रिलायबल होनी चाहिए। बाकी गाइस सर्विस में इतना होता खास तो है नहीं। वो तो अगर इंजन में प्रॉब्लम आए तो इंजन खुलता है, अगर आप इंजन को टाइम से सर्विस कराओगे तो इंजन आपका खुलेगा ही नहीं। सो टीवीएस में ये है कि आप बाइक को अच्छी तरह सर्विस भी करा लो टाइम टू टाइम, बढ़िया से बढ़िया इंजन यूज़ कर लो, फिर भी गाइस उसकी बाइक घटिया है। घटिया चीज़ तो गाइस घटिया रहेगी। और अभी हमारे पास RTR है, उसको हम ठीक करवाएंगे, उसका अलग व्लॉग आएगा उसमें जो प्रॉब्लम है। सो अब हमारा RTR काम पर है, तो फिलहाल तो गाइस वो मेरे पास ही है, तो अब उसे मैं सेल करूँगा, क्या करूँगा वो बाद में देखूँगा। पहले उसे हम ठीक कराते हैं, उसके बाद देखते हैं उसको सेल करना है क्या करना है। ठीक है, ऐसी बाइक तो नहीं चाहिए जो थोड़ा सा चले आवाज़ करने लग पड़े इंजन उसका। भाई साहब इसे भगाने का जो मज़ा आता है ना, और जो इसकी आवाज़ है ना, क्या बताऊं, मक्खन आवाज़ है। सो गाइस इसको ना आप 6000 RPM पे नीचे रख के भी 100 पर क्रूज़ कर सकते हो। अभी मेरी बाइक 5100 RPM पर है, थोड़ी सी मतलब 5000 से ऊपर ही है, फिर भी ये 9800 कर रही है, जो कि बहुत सही है। और मेरी वाओ, मैं गाइस देखो कैसे चला रहा हूँ आपके सामने है। और भी वहाँ पर मैंने इसको 0 किया था जब मैंने रिफ़िल कराया था, तो 28 की एवरेज आ गई है, जो कि अब तक की हाईएस्ट है। सो देखते हैं इसकी एवरेज का भी हम एक ब्लॉग बनाएंगे। इसका शायद रोड मोड में ज़्यादा एवरेज निकलती है, अपाचे में भी ऐसा ही होता है, उसमें अर्बन मोड में थोड़ी एवरेज ज़्यादा निकलती है। इसमें ना सबसे बढ़िया एक चीज़ ये है कि इसका जो मीटर है ना गाइस, उस पर ना कंपनी वाले ने शायद सिरेमिक कोटिंग की है या कुछ किया है। जब मैं इसको वॉश कर रहा था ना, तो इसके मीटर पर पानी टिक नहीं रहा था। सो गाइस देखो 140 पर कितने आराम से चले गई है। अभी भी इसमें टॉर्क चेक करना, देखो क्या भाई, जे भाई को 9 से क्या नहीं चला सकता। और अभी मैंने 30 की एवरेज अचीव कर ली थी, 29 की हो गई है। भाई साहब इसे खींचो ना तो खून की तरह पीता है ये पेट्रोल को, वैनम है ना गाइस, खून ही पीता है ये। इसकी आवाज़ भी वैनम जैसी है। सो गाइस इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।